डियर स्टूडेंट, कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र में हमें मुख्यतः 3 अध्ययन करने हैं। विद्युत का, प्रकाश के तरंगों का और आधुनिक भौतिकी का। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम है विद्युत, जिसे आवेश के नाम से जाना जाता है। तो विद्युत आवेश भी इसको बोल सकते हैं। और विद्युत को हम लोग 2 यूनिट में पढ़ेंगे। इकाई 1, इकाई 1 में है आपका स्थिर विद्युत के, जिसको हम लोग विद्युत स्थैतिक भी कहते हैं। दूसरी इकाई हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत चालन। वैद्युत चालन का मतलब है कि यहाँ पे आवेश, वैद्युत का मतलब वही विद्युत लिख सकते हैं, वैद्युत लिख सकते हैं। तो विद्युत का मतलब है यहाँ पे आवेश, और चालन का मतलब है चलना से। चलना यानी कि यहाँ पे आवेश गतिमान होगा, यानी कि आवेश के गतिमान होने को यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग वैद्युत धारा भी कह सकते हैं। यानी कि जब धारा, विद्युत धारा पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे गतिमान आवेश के बारे में। स्थिर विद्युतिकी का मतलब है यहाँ पे आवेश स्थिर रहेगा। या कह सकते हैं कि यहाँ पे आवेश विराम अवस्था में होगा, जहां पे बात करेंगे विराम आवेश के बारे में। जब आवेश स्थिर रहेगा, अर्थात अपने विराम अवस्था में रहेगा, तो केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा। तो इस बात को हम लोग जान लेते हुए हैं। और यहाँ में यूनिट नंबर 1 में कई चैप्टर हैं आपका, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे विराम आवेश के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ये समझ लेते हैं, पहला चैप्टर इसमें हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, जिसका नाम है, वैसे तो इसके थ्रू कई चैप्टर आएंगे, बट यहाँ पे हम लोग पहला चैप्टर स्टडी करेंगे, चैप्टर नंबर 1, जहाँ पे विराम आवेश के बारे में बात होगी। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये हमारा पहला चैप्टर होगा। अगर आवेश स्थिर अवस्था में है, विराम अवस्था में है, तो केवल विद्युतीय क्षेत्र का निर्माण करता है। तो यहाँ पे नोट बनाते हुए चलेंगे और लिखते हुए चलेंगे। लिखेंगे यहाँ पे स्थिर आवेश
केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर यहाँ पे आवेश गतिमान है तो जो गतिमान आवेश होता है वो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे इस बात को हम लोग लिखेंगे, गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न करता है। तो डियर स्टूडेंट, जो गतिमान आवेश होता है विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है, और जो स्थिर आवेश होगा यानी कि विराम आवेश होगा वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। तो आइए हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं एक बार, और यहाँ पे जान लेते हैं एक बात कि जो गतिमान आवेश होता है वह क्या उत्पन्न करता है, उसके पास होता क्या है। देखिए, गतिमान आवेश के पास त्वरण होता है और यह विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न कर सकता है। विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न कर सकता है। जबकि विराम आवेश के अगर बारे में बात की जाए तो जहां पे विराम आवेश होगा वहां पे वेग शून्य होगा। विराम आवेश का वेग जो होता है वो आपका शून्य होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि चार्ज यानी कि आवेश होता क्या है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आवेश, यहां पे मैंने ऊपर लिखा हुआ था कि आवेश विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है अपने व्यवहार के आधार पर। ठीक है, तो हम लोग यहीं से डेफिनेशन इसके निकाल सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है। अगर पहले से अगर ये क्षेत्र कहीं मौजूद है तो आवेश उसका अनुभव भी कर सकता है। इसका अनुभव कर सकता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय
क्षेत्र का। तो इसके डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे यहां पे ऊपर। आवेश किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है। अगर ये दोनों क्षेत्र कहीं मौजूद हैं तो उनके प्रभाव का यह अनुभव भी कर सकता है तथा इनके प्रभावों का अनुभव भी कर सकता है। अब यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि आवेश के बारे में कुछ वैज्ञानिक हैं जो अपने अपने मतों के अनुसार इसका नाम रखा है। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग फिर जानेंगे कि आवेश कितने प्रकार का होता है, उसका नाम क्या क्या होता है, उसके गुण क्या क्या होते हैं, उसके व्यवहार क्या है, ये समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 3 लोगों के बारे में बात करेंगे। एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है थेल्स, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर यहाँ पे दूसरे वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनके बारे में थोड़ा सा बात करें। तो डियर स्टूडेंट, वैज्ञानिक जो थेल्स थे ये आपके ग्रीस के वैज्ञानिक थे। जो ग्रीस में एक स्थान था, एक जगह का नाम था मिलेटस, जगह या स्थान बोल सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं इसको राज्य या शहर बताया गया है, इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि थेल्स वैज्ञानिक ग्रीस देश के मिलेटस स्थान के रहने वाले थे, जिन्होंने एक समुद्र के किनारे एक समुद्र जिसका नाम था बाल्टिक,
बाल्टिक समुद्र के किनारे एक पदार्थ की खोज की, या इनको कह सकते हैं कि बाल्टिक समुद्र के किनारे इन्हें एक पदार्थ मिला। वो पदार्थ पीले रंग था। तो यहां कह सकते हैं पीले रंग का एक पदार्थ मिला जिसका नाम था अंबर। अंबर इंग्लिश में इसको हम लोग बोल सकते हैं एम्बर, एम्बर। तो इसका रंग कैसा था? तो हम कह सकते हैं कि यह पीले रंग का था। वैज्ञानिक थेल्स को बाल्टिक समुद्र के किनारे पीले रंग का एक पदार्थ मिला जिसका नाम अंबर था। इन्होंने इस पदार्थ को बिल्ली की खाल पे घर्षण किया, बिल्ली की खाल पे घर्षण किया और ये आवेशित हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये आवेशित हो जाता है तो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों व कणों के संपर्क में जब ले जाते हैं तो क्या कर रहा था कि उन छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींच रहा है, अपने से चिपका रहा है, उनको आकर्षित कर रहा है। तो इसके अंदर, इस पदार्थ के अंदर घर्षण के कारण जो गुण उत्पन्न हुआ था उसी गुण को यहां पे बोला गया है आवेश। उसी गुण को हम लोग यहां पे बोलते हैं आवेश। अब आवेश के बारे में ये सारे वैज्ञानिक भी अपनी अपनी मतें दिए हैं। इंग्लैंड के वैज्ञानिक, फिर उसके बाद जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, वो इंग्लैंड में एलिजाबेथ प्रथम के दरबार में एक इंजीनियर थे जिनको कहा जाता है डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था डे मैग्नेटा। उस पुस्तक में इन्होंने ये बताया था कि अंबर के अलावा ऐसे कई पदार्थ हैं जिनमें किसी दूसरे पदार्थ को आवेशित करने के गुण उत्पन्न हो जाते हैं, अर्थात उनमें आवेश के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो इनका ये भी कहना था कि जब दो पदार्थों को आपस में घर्षण कराते हैं तो वस्तुएं अगर आवेशित होती हैं तो उसका एकमात्र आधारभूत श्रेय जाता है इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकल के दूसरे वस्तु में जब जाता है, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकल के दूसरे वस्तु में जाता है तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में निकल के जाता है तो वस्तु आवेशित हो जाते हैं, और उस आवेशित हो जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन देती है वस्तु, उस वस्तु को उन्होंने विट्रियस नाम दिया, विट्रियस। और जो इलेक्ट्रॉन वस्तु लेती है उसको वो नाम दिए रेजिनस। यानी कि विलियम गिलबर्ट के अनुसार आवेश दो प्रकार के होते हैं।
जो इलेक्ट्रॉन देती है वो आपका विट्रियस, और जो इलेक्ट्रॉन लेती है वो आपका रेजिनस है। तब इसके बाद यहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन भी अपना सुझाव दिया है। उनके सुझाव ये थे कि भैया गिलबर्ट, अगर आपने ये बताया है कि एक पदार्थ को जब दूसरे पदार्थ से घर्षण कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता है तो वस्तु आवेशित हो जाती हैं। लेकिन भाई साहब, यहाँ पे अगर दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकल के दूसरे वस्तु में जब प्रवेश करता है तो जो इलेक्ट्रॉन देने वाली वस्तु है वो धनावेश, और जो इलेक्ट्रॉन लेने वाली वस्तु है वो आपका ऋण आवेश होगा। यानी कि यहां से हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का निकलना पदार्थ को धनावेशित बनाता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना पदार्थ को ऋण आवेशित बनाता है। अगर यहाँ पे वैद्युत आवेश के बारे में या उसके डेफिनेशन इसके आधार पर अगर देना हम चाहें तो अगर मैं मानता हूं कि इस वस्तु को, मान लीजिए कि एक कांच का रॉड है, जैसे मैं इसको ऊन के कपड़ा के साथ अगर घर्षण कराता हूं तो इसमें छोटे छोटे टुकड़ों व कणों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। उस गुण को अगर हम आवेश कहते हैं तो जरा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि अगर ये पदार्थ, अगर इस पदार्थ आवेशित हो गया है और इसके पास आवेश है तो आवेश क्या कर सकता है, तो हम कहेंगे कि आवेश दूसरे पदार्थों पर बल आरोपित कर सकता है। जो ये बल लगाएगा अपने व्यवहार के आधार पे, हो सकता है आकर्षण का भी बल लगा दे, हो सकता है प्रतिकर्षण का भी बल लगा दे। तो यहां से हम लोग दो कंडीशन पढ़ेंगे, वो आगे हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल में वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इस केवल वैद्युत आवेश की डेफिनेशन इसके आधार पर दे दी जा रही है। आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा। वैद्युत यानी कि ये बल जो लगाएगी या तो आकर्षण बल लगा सकती है प्रकृति के आधार पे, अपने व्यवहार के आधार पे, या तो प्रतिकर्षण का बल लगा सकती है। यानी कि आवेश अगर बल आरोपित कर सकता है तो पदार्थों के हिसाब से यह आकर्षण भी बल लगा सकता है और प्रतिकर्षण बल भी लगा सकता है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर ये वस्तु आवेशित है तो ये दूसरे पदार्थ पे क्या कर रही है, बल आरोपित कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह दूसरे पदार्थों पर क्या कर सकता है, बल आरोपित कर सकता है। तो ये डेफिनेशन इसके आधार पे आप लोग दे सकते हैं। और यहाँ पे एक और डेफिनेशन में बोल रहा हूं जो आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा, फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ में आया हुआ वह गुण है जिसके कारण वह दूसरे पदार्थों पर बल आरोपित कर सकता है। इसको ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि वैद्युत आवेश किसी आवेशित वस्तु पर, नहीं सॉरी, किसी आवेश, ये वस्तु आवेशित है तो ऐसे कहेंगे कि किसी आवेशित वस्तु पर वैद्युत आवेश वह मूल कारक है जिसकी उपस्थिति में उस वस्तु के अंदर
आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। जो आवेश इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है वो धन आवेश, जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है वो ऋण आवेश। और डॉक्टर विलियम गिलबर्ट के अनुसार आवेश दो प्रकार के होते हैं, जो देने वाला है उसे विट्रियस और जो लेने वाला है उसे रेजिनस कहेंगे। यानी कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अंबर एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि इसके पास ऋण आवेश होगा। और यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि इसके अनुसार विट्रियस किसे हम कहते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो धन आवेश होगा वो हमारा विट्रियस होगा, और जो ऋण आवेश है वो आपका रेजिनस होगा। ठीक है, रेजिनस। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आपको आती है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे की वीडियो इससे भी हम मजेदार लाएंगे, तो मेरे साथ आप बने रहिए। ओके, थैंक यू, बाय।